नमस्कार दोस्तों। किशोर एक मोची था। वो सड़क के किनारे जूते चप्पल जोड़ने और जूते पॉलिश करने का काम करता था। अगर किसी बहन जी की चप्पल टूट गई हो तो किशोर मोची के पास आइए और मात्र 10 रुपए में चप्पल ठीक कराइए। अगर किसी बाबूजी का जूता गंदा हो गया हो तो किशोर मोची के पास आइए और 10 रुपए में जूता पॉलिश कराइए। किशोर दिन भर में 200 से 300 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाता था। देर रात वो अपने घर सब्जी और आटा लेकर पहुंचा। लो अमिता, आज फूल गोभी लेकर आया हूं। सूखे मसाले डालकर खूब चटपटी करके बनाना। फूल गोभी इस समय बहुत महंगी है। फिर अमिता बोली, तो फूल गोभी लाने की क्या जरूरत थी? तो किशोर बोला, लौकी तोरई कद्दू खा खाकर मन ऊब गया है, तो आज मैंने सोचा गोभी ले चलता हूं। फिर अमिता कहती है, अपनी कमाई देखकर चीजें खरीदा करो। अगर महंगी चीजें खानी है तो ये मोचीगिरी छोड़कर कोई और काम धंधा शुरू करो। इस पर किशोर कहता है, मैं और क्या करूं? मेरे पिताजी भी मोची थे। उन्होंने ही मुझे सारे काम सिखाए। तुम जरा खाना बनाने से पहले थोड़ी चाय बना लो, वरना खाना खाने से पहले ही मुझे नींद आ जाएगी। कुछ देर बाद अमिता चाय लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए चाय। मसाले खत्म हो चुके हैं। आप रामलाल सेठ की दुकान से मसाले ले आओ, वरना गोभी बिल्कुल बेस्वाद बनेगी। तो किशोर कहता है, जाता हूं, अभी जाता हूं, लेकिन कहीं रामलाल की दुकान बंद ना हो गई हो। किशोर सेठ रामलाल की दुकान पर गया। रामलाल गांव में मसालों का सबसे बड़ा व्यापारी था। जब किशोर रामलाल की दुकान पर पहुंचा तो रामलाल उस समय दुकान का शटर गिरा ही रहा था। फिर किशोर बोला, सेठ जी रुक जाइए, मुझे 50 ग्राम धनिया, 50 ग्राम कश्मीरी लाल मिर्च, 50 ग्राम सब्जी मसाला और 50 ग्राम हल्दी दे दीजिए। तो रामलाल बोला, अब मैं तुम्हारे 50-50 ग्राम के मसालों के लिए फिर से दुकान खोलूं? टाइम पर क्यों नहीं आते? तो किशोर बोला, माफ कीजिए सेठ जी, आज काम से लौटते वक्त जरा सी देर हो गई। मेरी घरवाली में भी बुद्धि जरा कम ही है। जब मसाले पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तभी बताती है। फिर सेठ रामलाल बोला, पैसे लाए हो या खाली हाथ ही चले आए? तो किशोर कहता है, सेठ जी पैसे लेकर आया हूं। रामलाल ने दुकान खोलकर सारे मसाले दे दिए। ये लो, 500 रुपए के हैं। तो किशोर कहता है, सेठ जी 500 रुपए के मसाले कैसे हो गए? ये मसाले क्या इतने महंगे हो गए हैं? फिर सेठ रामलाल कहता है, देखो रात के 11 बजने वाले हैं। ये मोल भाव करने का समय नहीं है। तुम जैसे गरीबों को तो सौदा देना ही बेकार है। चुल्लू भर सामान खरीदते हो और दाम देने में भी आनाकानी करते हो। तुम्हारे पास 500 रुपए हैं तो बताओ, वरना मेरा समय बर्बाद मत करो। फिर किशोर बोला, सेठ जी इस समय तो मेरे पास केवल 300 रुपए ही हैं। आप इन्हें ही रख लीजिए, कल मैं आपको बाकी के 200 रुपए दे जाऊंगा। फिर सेठ बोला, ले जाओ फ्री का माल। तुम गरीबों को सामान उधार दे देकर मेरे हजारों रुपए फंस गए हैं। सेठ ने किशोर की खूब बेइज्जती की, फिर उसे मसाले दिए। किशोर मसाले लेकर घर पहुंचा। खाना खाते समय अमिता ने किशोर से कहा, कई महीने हो गए लेकिन मुझे ना तो उल्टियां हुई हैं और ना ही पेट में कोई भारीपन महसूस हो रहा है। कल आप डॉक्टर के पास मुझे ले चलिए। तो किशोर ने कहा, ठीक है, कल काम पर जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा। अगले दिन अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया। कुछ जांचें करने के बाद डॉक्टर ने कहा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना खान पान सुधारना होगा। अनार, सेब, मछली, अंडा, दूध, दही ये सब अपने खान पान में शामिल करो। उस दिन रात में किशोर अमिता के लिए अनार और सेब लेकर पहुंचा तो अमिता बोली, फल तो बहुत महंगे होंगे, आज आप सेठ के पैसे कैसे चुकाएंगे? तो किशोर बोला, अरे तुम क्यों चिंता करती हो, उसके पैसे बाद में चुका दिए जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत बातें सेठ सुनाएगा भी तो मैं सुन लूंगा। फिलहाल मैं उधर नहीं जाऊंगा। पत्नी को अच्छे खिलाने के लिए किशोर खूब मेहनत करने लगा। वो जहां मोचीगिरी का काम करता था उस स्थान पर उसने बेचने के लिए कुछ पुरानी चप्पलें भी रख ली। जल्दी ही किशोर ने अपनी कमाई दुगनी कर ली। जैसे जैसे अमिता के पेट में उभार आ रहा था वैसे वैसे किशोर की खुशियां बढ़ती जा रही थी।
किशोर खुशी में सेठ के पैसे वापस करना तो भूल ही गया। एक दिन वो खिलौने लेकर आया तो उसकी पत्नी बोली, इतनी जल्दी खिलौने क्यों ले आए हो? इनका अभी क्या करना है? तो किशोर बोला, अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि मुझसे रुका ही नहीं गया। उधर सेठ रामलाल बहुत दिनों से किशोर का इंतजार कर रहा था। किशोर सौदा लेकर उस दिन के बाद से तो गायब ही हो गया है, इधर से तो अब निकलता ही नहीं। तभी सेठ का नौकर बोला, मालिक, किशोर की घरवाली पेट से है, इसीलिए किशोर इस समय उसकी सेहत बनाने में लगा हुआ है। आपके कर्ज की तो उसे कोई चिंता ही नहीं है। सेठ रामलाल की भी पिता बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसकी शादी के कई साल बाद भी उसकी पत्नी का गर्भ धारण नहीं हुआ था। रामलाल को किशोर से जलन महसूस हुई और बोला, 200 का सूद बढ़ते बढ़ते 7,000 तक पहुंच गया है। अब मैं किशोर से पूरे 7,000 वसूल करूंगा। रात में दुकान खुलवाकर सामान लेकर गया और अब पैसे देने का होश ही नहीं। कल पता लगेगा उस 2 कौड़ी के मोची को। अगले दिन सेठ ने अपने कुछ आदमियों को किशोर के पास भेजा। किशोर रोड पर उस समय अपनी दुकान पर लगाकर ही बैठा था। तभी सेठ के आदमी किशोर की दुकान पर पहुंचे और बोले, तुमने सेठ रामलाल के पैसे नहीं लौटाए, इसलिए हम तुम्हारा सारा सामान जब्त करने आए हैं। तो किशोर बोला, मात्र 200 रुपए के लिए तुम मेरा सारा सामान जब्त कर लोगे? तो सेठ जी के आदमी बोले, 200 नहीं, 7,000। सेठ जी के यहाँ कर्ज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, उसका हिसाब तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन बस इतना जान लो कि तुम्हारा कर्ज 7,000 हो गया है। भाइयों, उठा लो इसका सारा सामान। फिर किशोर बोला, मेरे ऊपर दया करो, इस सामान से मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं सेठ जी का कर्ज चुका दूंगा, लेकिन इस समय मेरे सामान को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ता हूं। तो सेठ जी के आदमी बोले, ये सब ड्रामा ना हमारे सामने नहीं चलेगा। सेठ जी के आदमियों ने किशोर का सारा सामान बटोर लिया और लेकर चले गए। किशोर बेचारा रोते रोते उनके पीछे पीछे सेठ जी के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरी पत्नी गर्भवती है, इस समय मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरा सारा सामान लौटा दीजिए। तो सेठ बोला, आज 7,000 चुका दो, फिर अपना सामान ले जाना। मेरे सामने रोने धोने का कोई फायदा नहीं, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। किशोर उदास होकर घर पहुंचा तो अमिता पूछती है, क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? तो किशोर बताता है, सेठ रामलाल ने मेरा सारा सामान छीनकर अपने पास रख लिया है और कहता है 7,000 का कर्जा चुकाओगे फिर सामान वापस मिलेगा। तो उसकी पत्नी कहती है, उस रामलाल की इतनी हिम्मत बढ़ाई, तुम अभी पुलिस के पास जाओ। तो किशोर कहता है, पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं, सेठ की बहुत जान पहचान है, मेरे जैसे गरीब की पुलिस नहीं सुनने वाली। फिर अमिता कहती है, तो अब आप क्या करेंगे? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? फिर किशोर कहता है, बहुत कुछ करूंगा। तुम कहती थी ना, मोचीगिरी का काम छोड़ दो, सेठ की वजह से ही सही, पर यह काम छूट गया। अब मैं जूते चप्पलों की दुकान खोलूंगा। तो अमिता कहती है, लेकिन उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो किशोर कहता है कि मकान गिरवी रखकर। किशोर ने अपना मकान गांव के प्रधान के पास गिरवी रखकर 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करके जूते चप्पलों की शानदार दुकान खोल ली। किशोर मजबूत टिकाऊ जूते चप्पल उचित दामों पर बेचता था, इसीलिए उसकी दुकान चल निकली। कुछ महीनों बाद एक दिन किशोर सेठ रामलाल के पास पहुंचा और बोला, सेठ, मैं तुम्हारे रुपए चुकाने आया हूं। हालांकि अब मुझे मोचीगिरी के सामान की जरूरत नहीं, लेकिन वह सामान मेरे पिताजी की निशानी है, इसीलिए वो मुझे वापस चाहिए। तो सेठ कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज से अब तुम्हारा कर्जा 25,000 हो गया है, इतना कर्ज चुका पाओगे? इसके बाद किशोर ने अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकाली और सेठ की तरफ फेंकी और बोला, 30,000 हैं, रख लो, जरूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। किशोर मोचीगिरी का अपना सारा सामान ले गया। सेठ को पहली बार अपना अपमान महसूस हुआ और कहने लगा, मेरा इतना बड़ा अपमान, कल का यह मोची मेरे सामने रुपए फेंक कर गया है। प्रधान जी के पास घर गिरवी रखकर इसने अपनी दुकान शुरू की है ना, मुझे सब पता है,
इसकी वो हालत करूंगा ना कि ये घर का रहेगा और ना घाट का रहेगा। एक दिन सेठ रामलाल प्रधान के पास गया और बोला, जयराम जी की प्रधान जी। राम राम सेठ जी, आज इधर दर्शन कैसे दे दिए? तुम्हें तो मसालों के से नोट कमाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो सेठ जी कहते हैं, प्रधान जी, मैं आपके पास अपना कारोबार बढ़ाने के सिलसिले में ही आया हूँ। दरअसल मैं किशोर का मकान खरीदना चाहता हूँ। वो जगह गोदाम बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं उस मकान के 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आपके पास उस मकान के कागज तो हैं ही। मुझ पर कृपा करें, वो मकान मुझे 5 लाख रुपए की कीमत में बेच दें। ये सुनकर प्रधान के मन में भी लालच आ गया। उसने अपने आदमी को भेजकर किशोर को अपने घर बुलवाया। किशोर प्रधान जी के घर पहुंचा और बोला, क्या बात है प्रधान जी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हारा कर्जा बढ़ते बढ़ते 5 लाख हो गया है। मुझे इस समय पैसों की बहुत जरूरत है। 5 लाख का कर्जा अभी चुकाओ, वरना मैं तुम्हारा मकान और दुकान दोनों बेच दूंगा। फिर किशोर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं प्रधान जी, आपने तो मुझे 2 साल का समय दिया था। अब इतनी जल्दी में मैं आपके पैसे कैसे लौटाऊं? फिर प्रधान जी कहते हैं, आज शाम तक रुपयों का इंतजाम करो, वरना मकान और दुकान दोनों छोड़ दो। किशोर अभी कुछ दिन पहले ही सेठ रामलाल को 30,000 रुपए देकर आया था। उसके पास 5 लाख का इंतजाम किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। अगले दिन प्रधान के आदमी किशोर की दुकान पर गए और उसकी दुकान और मकान पर कब्जा कर लिया। किशोर की पत्नी 8 महीने की गर्भवती थी। फिर किशोर कहता है, चलो जंगल की तरफ चलते हैं। गांव में तो हमारे लिए कोई जगह बची ही नहीं। किशोर और उसकी पत्नी जंगल में गए। वो जंगल में खाने की तलाश में काफी आगे तक चले गए। उन्हें एक नदी मिली तो अमिता बोली, ये नदी जरूर किसी न किसी गांव तक तो जाती ही होगी। फिर किशोर ने लकड़ी की एक नाव बनाई और दोनों उस नाव में बैठ गए। उस नदी ने किशोर और अमिता को एक रेगिस्तान तक पहुंचा दिया। फिर किशोर बोला, हम तो किसी रेगिस्तान में आ गए हैं। किशोर ने देखा, वो रेगिस्तान साधारण नहीं है। वहां रेत के पर्वतों की जगह सूखे मसालों के पर्वत थे। हल्दी का पर्वत था, लाल मिर्च का पर्वत था, सूखे धनिया का पर्वत था, अमचूर पाउडर का पर्वत था और भी बहुत सारे मसालों के पर्वत थे। ये देखकर अमिता कहने लगी, लगता है ईश्वर ने हमारी मदद करने के लिए ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। फिर किशोर बोला, ठीक कहा, इन मसालों को मैं गांव में ले जाऊंगा और सेठ रामलाल से भी बड़ी दुकान खोलूंगा। किशोर ने कई तरह के सूखे मसाले बोरी में भर लिए और उन्हें लेकर गांव पहुंच गया। वहां जाकर उसने बहुत ही सस्ते दामों पर मसाले बेचने शुरू कर दिए और आवाज लगाई, आओ आओ भाइयों बहनों, कोई भी मसाले 50 रुपए किलो ले जाओ, कोई भी ले जाओ। किशोर के पास गांव वालों की भीड़ लग गई। कुछ व्यापारी भी थोक के मसाले खरीदने पहुंच गए। सेठ रामलाल को जब ये बात पता लगी तो वो खुद उस स्थान पर पहुंच गया जहां किशोर मसाले बेच रहा था। रामलाल ये देखकर भौचक्का रह गया कि किशोर के पास इतने सारे मसाले कहां से आ गए। रामलाल ने अपने एक नौकर से कहा, ये लो 10,000 रुपए, आज से तुम्हारा काम किशोर पर नजर रखना है। जरा पता लगाओ कि किशोर ये मसाले कहां से लेकर आ रहा है। जब किशोर का सारा माल बिक गया तो किशोर एक रात जंगल की तरफ गया। सेठ के आदमी ने किशोर को नदी के रास्ते रेगिस्तान तक पहुंचते हुए देख लिया। उसने सारी बात जाकर सेठ को बता दी। सेठ जी, जंगल में एक नदी है जो मसालों के रेगिस्तान तक जाती है। फिर सेठ कहता है, मसालों का रेगिस्तान? तो सेठ जी का नौकर कहता है, हाँ सेठ जी, मसालों का रेगिस्तान। वहां हर तरह के मसालों के पहाड़ हैं। सेठ भी तुरंत नाव पर सवार होकर मसालों के रेगिस्तान पहुंच जाता है। उसने भी बोरियों में मसाले भर लिए और अपनी दुकान तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने बोरियां खोली और देखी तो उसे पता लगा कि बोरियों में तो रेत है। उधर किशोर भी रेगिस्तान से मसाले भरकर लाता था और उसके मसाले मसाले ही रहते थे। तो सेठ जी का आदमी कहता है, सेठ जी, मुझे तो लगता है कि किशोर को कोई वरदान प्राप्त है। वो भी इसी रेगिस्तान से मसाले लाता है, लेकिन उसके मसाले रेत नहीं बनते। किशोर जल्दी ही बहुत अमीर हो गया। उसने मसाले की बहुत बड़ी दुकान खोल ली।
अब सेठ रामलाल को कोई नहीं पूछता था और धीरे धीरे सेठ रामलाल की दुकान बंद होने की कगार पर आ गई और किशोर के घर एक लड़की का जन्म होता है और वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।